बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। शिराज अहमद बरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर बार एसोसिएशन बहावलपुर, साल 2019 और 20। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि जो इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता है वो तालीम के ज़रिए ही आगे निकलता है। तो हम आइए बात करते हैं शिराज अहमद बरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम से नवाज़ा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सर आपने अगर इस काबिल समझा कि आप इंटरव्यू करें मेरा। जी, सर दुनिया के अंदर कोई भी शख्स है ना, तालीम हासिल करने के बाद ही तरक्की करता है। जी, जी। तो मैं चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, इब्तदाई तालीम मैंने गवर्नमेंट अब्बासिया हाई स्कूल बहावलपुर से हासिल की जी। और 1 से लेकर 10th तक मैं अब्बासिया स्कूल में पढ़ा। हुँ, अब्बासिया स्कूल के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। हुँ, बहुत ज़बरदस्त टाइम था वो। उसके बाद मैंने एफएससी और अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट एससी कॉलेज भावलपुर से की और ठीक। फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से मैंने लॉ किया हुँ, और एमए उर्दू इकबालियात किया वहाँ से मैंने। ठीक। तो इस तरह तालीम का सफ़र गुज़रा। सर ये वकील बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? घर वालों ने कहा या आपको शौक था? नहीं, घर वालों ने तो मुझे मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने जी। और वालिदैन, हुँ, बड़े भाइयों ने, सब ने हमारे जो फैमिली है जी। उसमें आज़ादी थी इस हवाले से कि आप जो भी प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहें वो आप फ्री हैं। तो ये वकालत का जो शौक़ है हुँ, वो मेरा अपना पर्सनल शौक़ था। हमारी फ़ैमिली में कोई वकील नहीं है, मैं पहला वकील हूँ अपनी फ़ैमिली में। माशाअल्लाह। और क्योंकि मैं अक्सर देखा करता था कि हमारे मुल्क में जी, जितनी भी रेवोल्यूशंस आई हैं जी, और ख़ास तौर पर जो बड़े-बड़े काम हमारी जो मुल्क की तारीख़ में हुए हैं, जी। वो वकला ने किए हैं। हुँ, और ये एक इंस्पायरिंग पॉइंट था मेरे लिए ख़ास तौर पे। फिर इसके अलावा मैं शुरू से ही अपना 4th क्लास से हुँ, स्कूल में भी तकारीर किया करता था ठीक, और कॉलेज में भी मैं अपनी मजलिस तकरीबात का प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा ठीक। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी अपनी जो अदबी मजलिस होता था उसका मैं मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा। तो इस हवाले से क्योंकि पढ़ने पढ़ाने और लिखने लिखाने से ताल्लुक़ था, तो मुझे ज़्यादा ये सूटेबल शोबा लगा कि जिसमें आप अपने आप को बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर माशाल्लाह आप सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं। एक अच्छे वकील में आपके आइडियोलॉजी के मुताबिक क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील के लिए सबसे जो बेहतर और अहम बात है, जी, वो ये है कि उसे कानून के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। सेकेंडली, उसका जो फ़ाइल वर्क है, वो बेस्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी भी केस में किसी भी जज के सामने पेश होते हैं, तो आपको हर किस्म के सवाल को एक्सपेक्ट करना चाहिए और आप इतनी तैयारी ज़रूर हो आपकी जी, कि आप उन सवालात का जवाब दे सकें और अपने पेशे के साथ मुखलिस हों और ख़ास तौर पे जो लोग जिन लोगों का आप केस लेके प्रेज़ेंट कर रहे हैं जी। जिनको, हुँ, उनका आप बेहतर तौर पर दिफ़ा कर सकें। एक अच्छा वकील वही है जी, जो कि हुँ। जिसे कानून के ऊपर अबूर होगा और कानून का तालिब इल्म समझेगा वो हमेशा अपने आप को, तो फिर वो एक अच्छा वकील बन सकता है। आप कौन से केस हैंडल करते हैं, सिविल या दीवानी? जी, मैं सिविल, फ़ौजदारी हुँ, और सर्विस मैटर्स भी मैं डील करता हूँ। हुँ, ज़्यादातर मेरे पास सिविल केसेस ज़्यादा हैं, फ़ौजदारी कम है हुँ, और सर्विस मैटर्स हैं मेरे पास। मुलाज़मीन के लेबर क्लास हो चाहे वो जो है मुलाज़मत पेशा लोग हैं, उनके जो केसेस होते हैं उनको मैं डील करता हूँ। और फैमिली केसेस हुँ, भी ज़ाहिर-सी बात है वो एक शाख़ है लॉ की।
लॉ तो बहुत वसी है, तो इसको तो आप जितना भी पढ़ते जाएँ वो कम है। अच्छा सर, बार और बेंच के ताल्लुक की अगर बात की जाए, तो बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? बार और बेंच जो है वो हमेशा हम जब से कानून की जो है ना जी, तालीम से लेकर अब तक की जितना भी और सीनियर से जब भी हमने सुना है कि बार और बेंच एक गाड़ी के पहिए हैं हुँ, दोनों, और दोनों पहियों का मुतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोई भी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जब तक दोनों व्हील्स में बराबरी ना होगी जी, तो वो सही तरह गाड़ी चल नहीं सकती। सही। इसी तरह हुँ, बार और बेंच के जब ताल्लुक़ को देखा जाता है तो वो बराबरी का ताल्लुक़ होता है। गो के बेंच ज़ाहिरी बात है एक ऑनरेबल जज होते हैं, जी, इधर से जो है ना वकील हज़रात होते हैं। हुँ, उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन निहायत ज़रूरी है। ठीक, जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और इस जो हमारा कानून का निज़ाम है, उसकी बेहतरी के लिए इन दोनों का हुँ। कोऑर्डिनेशन निहायत ज़रूरी है। सर, बहावलपुर बार एसोसिएशन में वुकला बिरादरी के क्या मसाइल हैं जो आप देखते हो सर? बहावलपुर बार एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान की ओल्डेस्ट बार्स में से है। मुझे इत्तफ़ाक हुआ कि मैं इस अज़ीम बार का बतौर जनरल सेक्रेटरी मैंने काम जी, किया हुँ, 2019-20 में। जी, तो ये बार 1947 से चल रही है, जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक। कहने को तो ये इससे भी पहले का जो है ये बार थी, क्योंकि रियासत के वक़्त से जो है ना ये चलती आ रही है। अच्छा, तो ये एक बहुत पुरानी और अज़ीम रिवायात की अमीन बार है। बहावलपुर बार में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के मसाइल हैं जिनका सामना इस बहावलपुर शहर को भी करना पड़ता है, इसी तरह बार को भी करना पड़ता है। क्योंकि हम बिल्कुल एंड पे बैठे हुए हैं, जनूबी पंजाब के भी एंड पे हैं हम। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं जो मैंने मैंने देखे हैं, यंग वकला के चैम्बर्स का मसला है बहुत ज़्यादा। कुछ सहूलियात का फुक़दान है जो कि जिससे हम पूरा शहर ही उस उन सहूलियात से बाज़ औक़ात महरूम हो जाता है, तो बार भी उसका ज़ाहिरी बात है हिस्सा है। तो बतौर जनरल सेक्रेटरी हुँ, मैंने भरपूर कोशिश की कि उन मसाइल का जो है वो हल निकाला जा सके। यहाँ पर जैसे आए दिन हम ये देखते हैं कि हर साल 2 से ढाई सौ वकला यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर बार का हिस्सा बनते हैं। जी, अच्छा, फिर उनको आगे उस तरह की जो है वो सहूलियात नहीं मिलती, उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती, उनको कुछ जो है माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जी, जिस वजह से बहुत सारे जो काबिल और अच्छे वकला इस शोबे से मुतनफ़्फ़र होकर चले जाते हैं, वो इस हुँ, शोबे को छोड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही परेशानी का बायस है। जी, उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्यूचर में हुँ, हमारे बहुत अच्छे सेक्रेटरीज़ होते हैं, सदर होते हैं, जो बन सकते हैं, हुँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इन मसाइल में इब्तदाई तौर पर ही घिर जाने की वजह से इस शोबे को वो तर्क कर जाते हैं। तो मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी जी, कोशिश की हुँ, कि इन मसाइल को हम हल कर सकें। बस ये है कि क्योंकि हमारा टेन्योर 1 ईयर होता है, उसके बाद आगे अब ये 1 ईयर हुँ, भी इसीलिए होता है कि ये एक ऑनरेरी सीट है। जी, तो ये कोई जो है ना प्रॉफ़िटेबल सीट है नहीं। तो ऑनरेरी हर साल जो है बार किसी शख्स को ऑनर देती है कि हुँ, वो हमें हमें लीड करे। जी, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और अब भी जो जितने भी जनरल सेक्रेटरी अब मौजूदा हैं या हुँ, सदर हैं, हर बंदा ही मुखलिस होता है और जी, इसको कोशिश करता है कि ठीक। वो इन मसाइल को बेहतर तौर पर हल करें। ठीक है। सर, आइंदा जो इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होंगे, तो आगे आप प्रेज़िडेंट का या जनरल सेक्रेटरी का इरादा रखते हैं या पंजाब बार का? क्या प्लान है? ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात की है आपने। जी। बात ये है कि ये जो है वो अभी क़ब्ल अज़ वक़्त है, हुँ, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हुँ, मेरा ज़ाती जो तजर्बा है जी, वो ये है कि ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनना हुँ, एक ऑनर है, यकीनन एक जो है इज़्ज़त की बिल्कुल। बात है और इंसान को बाशऊर होना लोगों का होना वोट है। चाहिए, जी, होना चाहिए, जी, ठीक है ना? लेकिन सबसे जो अहम बात है मेरे लिए,
हम सब लॉयर्स के लिए, वो जी। ये है कि एक अच्छा वकील होना चाहिए इंसान को। हुँ, और जो शख्स अच्छा वकील है, वो प्रेसिडेंट भी है, वो जनरल सेक्रेटरी भी है, वो हाँ, जॉइंट सेक्रेटरी, वो तमाम कुछ, वो सब कुछ उसके अंदर है। हुँ, अगर आप एक अच्छे वकील नहीं हैं और अच्छे जो है इंसान नहीं हैं, हुँ, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। सर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी, बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और आजकल इसके ऊपर ख़ास तौर पे डिस्कशन होती रहती है, जी, मीडिया पर भी होती रहती है। जी, हम वकला में भी हम हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि ये जो अदालती निज़ाम है, जी, इससे तकरीबन अब जो जिस कंडीशन में हम चले गए हैं, हुँ, इसमें हम आप देख रहे होंगे कि अदालती निज़ाम से कोई सैटिस्फाई आपको नज़र नहीं आता। तो इसके लिए जो है ना, अब क्योंकि मैं उर्दू अदब का भी स्टूडेंट हूँ, जी, तो इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर जी, फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जी, जब तक हर बंदा इंडिविजुअली कोशिश नहीं करेगा कि इस निज़ाम को कैसे बेहतर करना है, ये निज़ाम बेहतर नहीं हो सकेगा। मैं अपनी जगह पे कोशिश करूँगा। वो शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, जी, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या बात तो है, क्या बात है। अपने हिस्से की शम्मा जी, हर किसी को जो है ना हुँ। जलानी पड़ेगी, वरना ये ऐसे सिस्टम ये ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा सर, दूसरी बात करें, आवाम के लिए अदालतें क्या किरदार अदा कर रही हैं, ख़ास तौर पर बुनियादी हकूक़ के हवाले से? इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, आवाम के लिए अदालतें अदालतें अपने तौर पर जो हुँ, उनके जो दायरा इख्तियार में होता है, हुँ, वो कोशिश करती हैं कि उसको डिलीवर किया जाए और उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में किया जाए। हमारे यहाँ पर जो बेसिकली हम अफ़राद को मैं कसूरवार नहीं ठहराता, जी, असल में कवानीन में बहुत ज़्यादा सुकुम है ठीक, और पुराने कवानीन हैं। उनको कभी कोशिश नहीं की गई कि इन कवानीन को तब्दील किया जाए या उनमें अमेंडमेंट्स लाई जाएँ अच्छी हुँ, दौर हाज़िर के मुताबिक। जैसे कि अब दौर चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, जी, ठीक है ना? मोबाइल्स हैं, बहुत सारे, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत-बहुत सारी चीज़ों का इज़ाफ़ा हुआ है, हम अब देख रहे हैं। जी, तो उसके मुताबिक कवानीन को भी ढालना चाहिए और कवानीन को, लेकिन एक बहुत ही अफ़सोसनाक बात यही है, जी, आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि कवानीन को तब्दील करने के लिए कोई भी फ़र्द जो हमारे ऊपर मुकनना में बैठा हुआ है, जी, पार्लियामेंट्स में हैं जो लोग, वो विलिंग नहीं है इस हवाले से। या तो वो करना नहीं चाहते या वो इससे अवेयर नहीं हैं वो लोग। बहुत कम कानून दान जो हैं ना, वो आपने देखा होगा कि मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेट में हुँ, जाते हैं, जी, जो कि ख़ुद कानून बनाते हैं। हुँ, अगर वहाँ पर कानून दान हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनको बाकायदा जो काम ही यही करें जी, कि कवानीन जिस तरह बन रहे हैं और उसमें रैपिडली चेंजिंग आ रही है दुनिया में, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कवानीन बनते हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट ये, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, जी, जैसे मैंने कहा जी, कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन को हुँ, सिक्योर करना चाहिए कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बिल्कुल, क्या तरीक़ाकार हो ताकि वो जो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन हो वो सही अंदाज में हो, ठीक है ना? ठीक, यहाँ पर दावे दायर होते हैं, डिग्री होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इतना लंबा अरसा चला जाता है कि लोग थक जाते हैं, वो लोग उकता जाते हैं इस सिस्टम से। ये बात कम से कम इसको करना चाहिए और इस पर हुकूमत ख़ुसूसी तवज्जो दे। अच्छा सर, दूसरी वकला के हवाले से बात करें, मेडिकल के हवाले से, जी। तो मेडिकल की सहूलतें किस हद तक मुयस्सर हैं या नहीं है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेडिकल की सहूलियात हुँ, वकला को जो है वो कुछ अरसा चलती रहीं, फिर बीच में थोड़ा-सा सस्पेंड हो गईं, फिर दोबारा गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है वो किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये नाकाफ़ी हैं और वकला जो हैं, बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स हैं, उनको इस हवाले से ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये बाकायदा कौमी असम्बली से पास शुदा हैं और उधर से एक्ट के तहत ही हमारी जी, बार एसोसिएशंस अपना जो है ना रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाती हैं और उसी हवाले से वो चलती हैं।
तो हमारे ऊपर हम डायरेक्ट जो है उन्हीं के अंडर कंट्रोल हैं। गवर्नमेंट जो है जी, तकरीबन, अब जो हमारा पंजाब बार काउंसिल है जी, उसका जो चेयरमैन होता है वो एडवोकेट जनरल पंजाब होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। हमारा जो वकला का नुमाइंदा होता है वो वाइस चेयरमैन होता है। जी, इट्स मीन के गवर्नमेंट का बाकायदा एक सरबराह हमारे ऊपर बैठा हुआ है। जी, तो हम जो है उनके बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं। तो गवर्नमेंट इस बारे में मेडिकल की फैसिलिटीज़ के हवाले से, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जी, सिर्फ मेडिकल नहीं है, हुँ, यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनको इसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि वो नहीं लेते। हम चाहते हैं कि मेडिकल के साथ साथ दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे आम दूसरे शोबों को आप देते हैं, जी। वकला को भी दें आप। अच्छा सर, आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करें, तो आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरी हॉबीज़ जी, जो है वो, क्योंकि उर्दू अदब से ताल्लुक़ रहा है हुँ, मेरा, और मैं किताबें पढ़ना हुँ। और म्यूज़िक सुनना, किसकी इसके किताबें ज़्यादा अलावा पढ़ते हैं? किताबें मैंने जो है ज़्यादातर मैं जो अपना इशफ़ाक़ अहमद साहब हैं, कुदरतुल्लाह शहाब साहब हैं, हुँ, ब्रिगेडियर सदीक़ सालिक साहब, मुमताज़ मुफ़्ती साहब, इनको मैं ज़्यादा पढ़ा है। वैसे भी जो वो उर्दू के हवाले से जो शायरी शोरा हज़रात हैं शायरी से उनको किस पढ़ा है। हद तक लगाव है? बस कभी होता था, अब जो है ना, जब से मैं हुँ, इस प्रोफ़ेशन में आया आए हूँ, हैं, जी, तो वो जो है मैं उस तरह नहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। ये है कि जब से मैं इस प्रोफ़ेशन में आया हूँ, शायरी से तो बहुत लगाव हुआ है, म्यूज़िक सुनता हूँ, और ठीक। ये स्पोर्ट में लगाव आपको कॉलेज लाइफ़ में, स्कूल लाइफ़ में, यूनिवर्सिटी लाइफ़ जी, में जी, था और अब क्रिकेट। भी है? क्रिकेट खेलता था मैं। अच्छा, जब स्कूल में पढ़ता था और यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेलता रहा हूँ, हुँ। और क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता है ये। इसके अलावा ये भी सुना जाता है कि आप रेडियो जर्नलिस्ट भी रहे हैं और कौन-सा प्रोग्राम करते थे और रेडियो कब से जॉइन किया? इस बारे में आगाह कर दें। रेडियो मैं 2003 में जो है जी, नौजवानों का एक प्रोग्राम लगा करता था रेडियो पाकिस्तान पे, जी, अज़्म जवां, हुँ, वो किया करता था। ठीक, और उसके बाद फिर मैं ये बहावलपुर में एफएम शुरू हुआ, तो 101 101, जी, तो उस पर भी काम करता रहा हुँ, हूँ। सराइकी प्रोग्राम झलार के नाम से वो करता रहा हूँ। ठीक, तो रेडियो से बस शौक़ था रेडियो पे बोलना, हुँ, ठीक है ना, रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था, हुँ। वो तो अब भी है। तो सुबह का आगाज़ रेडियो सुनकर ही होता है। अच्छा सर, रेडियो का एक्सपीरियंस जो है मेरा ख़्याल है कि जो भी रेडियो सुनते हैं या कोई आरजे बनना चाहता है, जी। तो मेरा ख़्याल है कि जितने भी लोग आगे निकलते हैं, रेडियो से निकलते हैं। इस बारे में आपका क्या तज्ज़िया है? यकीनन, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है हुँ, कि जिस पे आवाज़ के ज़रिए आपने हुँ, अपने तासुरात देने हैं। हुँ, टीवी है ना, टीवी पे आप अपने चेहरे से तासुरात देते हैं जी, लोगों को, जी, और रेडियो में आपने अपनी आवाज़ का कंट्रोल भी रखना है, और दूसरा आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए तासुरात भी लोगों तक ले जाने हैं। और ये बहुत ये देखें कि टीवी तो बहुत बाद में आया है, रेडियो तो काफ़ी अरसे से सुना जाता है, और पाकिस्तान के देहात 70% देहात से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। जी। वो आज भी रेडियो को सुनते हैं। और आज भी जब मैं रेडियो पे काम किया करता था, तो मुझे बहुत ख़ास तौर पे जो है ना, लोगों की बहुत कॉल्स आया करती थी। जी। और जैसे हमारा सराइकी वसेब है, हुँ। तो यहाँ पर तो सराइकी को सुनना और बोलना बहुत पसंद किया जाता है। सर हुँ। मैं चाहूँगा कि बहावलपुर के हवाले से कुछ बात करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहावलपुर हाँ। बहावलपुर एक पुरअमन शहर है। हुँ, बहावलपुर जैसा शहर नहीं है। और बहावलपुर, मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ, हुँ, और तकरीबन मैंने पूरे पाकिस्तान के शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटिशन्स के हवाले से जब मैं डिबेट्स किया करता था, जी, तो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँगा, ठीक। और मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की। बहावलपुर को पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। मुझे ये बहुत खुशी होती थी कि जब माशाअल्लाह। भी हमने हुँ, तारुफ़ करवाया कि मैं बहावलपुर से हूँ, तो लोगों ने बड़ा ओपन आर्म्स। अब कुछ इलाके हमारे पाकिस्तान के हैं जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना, आज भी जी। इतनी 21वीं सदी में हुँ, पहुँचने के बावजूद जो है ना, लिसानियत में अभी तक हम लोग घिरे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकले हम। लेकिन बहावलपुर एक वाहिद ख़ित्ता है हुँ, जिसको पाकिस्तान के हर तबके ने, हर ज़ात ने
पसंद किया है कि मैंने जब भी कहीं तारुफ़ करा है, मैं अब आपको बताऊं कि जी, मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन था, जी, हम वहाँ पर गए, वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। अच्छा, और जब तारुफ़ हुआ वहाँ पर और मैंने बहावलपुर का ज़िक्र किया, तो मैं उस वक़्त एससी कॉलेज में पढ़ा करता था। तो मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने बड़ा खुशी से उन्होंने कहा कि यार कमाल है यार, बहावलपुर का हमने नाम सुना है, बहावलपुर बहुत अच्छा शहर है, ठीक है ना जी। तो वो ख़ास तौर पर अब तो बहावलपुर और ज़्यादा मशहूर हो गया जब से ये डेज़र्ट रैली जी, होती है यहाँ हुँ, पर, तो जी, लोग बड़ा इसको पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते बिल्कुल, हैं और इसको बल्कि पसंद करते हैं। इंटरनेशनल। जी, इंटरनेशनली आते हैं लोग जी। और इसको बड़ा पसंद करते हैं लोग। ठीक। अच्छा सर ये मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के कल्चर को थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दें। पाकिस्तान का कल्चर कैसा लगता है आपको? पाकिस्तान का कल्चर तो ज़ाहिर-सी बात है हाँ, हमारा मुल्क है, इसमें हाँ। तो कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हुँ, प्यारा मुल्क है और बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है। हुँ, हमें इसकी कदर करनी चाहिए बिल्कुल। और पाकिस्तान में रहने वाले हुँ, तमाम लोग हमारे लोग हैं, हुँ, हमारे प्यारे लोग हैं और उनका हुँ। चाहे जिस भी नस्ल से ताल्लुक़ है, जिस भी रंग के हैं वो लोग, वो हमारे लोग हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे, हमारी दुआ है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी सबसे पहले मेरे वालिद साहब हैं और मेरे लिए उनसे बड़ा आइडियल कोई नहीं है और ज़बरदस्त। ज़ाहिर बात है मैं उनके लिए और ज़ाहिर बात है बीइंग मुसलमान जी, अगर हम देखें हुँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बिल्कुल, ठीक है ना जी। नो डाउट। और दुनियावी तौर पर मैंने जैसे आपको कहा जी, कि वालिद साहब मेरे मेरे लिए जो है ना वो मशाल राह हैं, मुझे हर हर कदम पे जो है ना उनकी उनकी पिछले साल ये रिसेंटली अभी डेथ हुई है, तो हर हर कदम पे उन्होंने जो है मुझे मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े हुए, मेरे साथ जो है ना जहाँ मैंने उन्हें कहा मैंने ये पढ़ना है, उन्होंने कभी मुझे ना नहीं की और माशाल्लाह, मुझे उनकी कमी जो है ना वो हमेशा रहेगी और हमेशा अब भी जब मैं परेशान होता हूँ, तो मुझे कमी वो महसूस कमी होती है। महसूस होती है और वो अब भी मुझे उसी तरह रहनुमाई करते हैं, जैसे पहले करते थे। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कीमती टाइम से बहुत नवाज़ा। शुक्रिया आपका, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे ये एज़ाज़ दिया कि मैं जो है आपके सामईन को से बातें कर सकूँ, आपसे बातें कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू इन फ्यूचर। शुक्रिया जी, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को कैमरामैन परवेज़ अलई के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।